गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से अपना एक वीडियो लेकर के क्लास 11th के लिए, जो कि सेकंड चैप्टर से है हमारा। सेकंड चैप्टर में कुछ कंटेंट्स रह गए थे जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड चैप्टर खास करके कॉमर्स के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें वो सारे टर्म्स हैं जो जिसका मीनिंग बच्चों को समझना होता है। खैर, मैंने जितना भी वीडियो आपको 11th क्लास का दिया है सारे सिस्टमैटिक दिए हैं। बच्चे अगर इसको एक बार स्टडी कर लें तो फिर उनको किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। पूरे चैप्टर्स की वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, और बस प्रयास करते रहिए कि जो मेरा चैनल है अकाउंट्स बाय प्रणव झा, वहाँ पे जाएं और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से वो सारा वीडियो आपको मिलता रहे। देखो बेटा, एक एक टॉपिक्स को, एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक जाकर के उसमें हम लोग का परफेक्शन नहीं आता। तो आज हम लोग फिर से सेकंड चैप्टर में कुछ कंटेंट्स हमारे रह गए थे जो पिछला वीडियो हमने दिया था, उसमें उस कंटेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज सेकंड चैप्टर के सारे कंटेंट्स को हम क्लियर करें। चलिए ओके। नाउ सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वहां से स्टार्ट करते हैं। वो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंडिचर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बच्चों का कंफ्यूजन रहता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चे पूछे सर प्रॉफिट और इनकम तो एक ही चीजें होती है। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक्सपेंस अलग होता है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। तो ये सारी चीजें 11th क्लास में हम लोग को समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंस क्या है। देख बेटा, एक्सपेंडिचर लिखता है एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट ऑन लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। ये लाइन जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। देखिए, मेन किस लाइन को देखना है, यहां इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कहने का मतलब, जब बेटा जी हम कोई एसेट्स को एक्वायर करते हैं और उसके लिए जो पैसा खर्च करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड in two terms. One is the capital expenditure or second is the revenue expenditure. One is the capital expenditure, second is the revenue expenditure. चलिए बात करते हैं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेटा ये देखो, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है? मीनिंग निकलता है कि इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर incurred for acquiring or increasing the value of existing fixed assets. जरा ध्यान से देखिएगा क्या निकलता है। It refers to an expenditure incurred for acquiring or increasing the value of existing fixed assets. कहने का मतलब, हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स है और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो हम उसके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। फॉर द एग्जांपल्स, आपके पास एक बाइक है, अब वो बाइक आपकी पुरानी हो गई है, अब आप चाहते हैं कि उस बाइक में कुछ हम मॉडिफिकेशन करें। तो बाइक में बेटा जी जब मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो उस मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ पैसे खर्च करने हैं। वो जैसे आप उसमें कुछ पैसे खर्च करेंगे, उसकी सर्विसिंग करवाएंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, कोई उसका पार्ट्स चेंज करेंगे आप, तो क्या होगा, उसका बेनिफिट आपको पहुंचेगा कि उस बाइक की एफिशिएंसी फिर 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए बढ़ जाएगी। वही चीज कहता है कि अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है और उसकी आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर फर्नीचर। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो आपकी बन गई हुई है, अब उस बिल्डिंग की और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए फर्नीचर आप परचेज करना चाहते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये सारी चीजें क्या आती है, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। चलिए आगे बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट मींस कि बेटा मैं बार-बार मैं आपको कहता हूं कि वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो वन अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा होता है, वो उसी पीरियड के अंदर में जो एक्सपेंस, जो हम खर्च करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर दैट, अगर हम डिफिनीशन की बात करें, इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग पीरियड, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी है। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल के अंदर में किया जाता हो, ड्यूरिंग द वन अकाउंटिंग पीरियड किया जाता हो, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर द एग्जांपल्स, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरी,
रेंट, एडवर्टीजमेंट, दैट्स कॉल्ड ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने क्या देखा? एक्सपेंडिचर हमारा दो कैटेगरी का बेटा होता है, वन इज द कैपिटल एंड सेकंड इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सारे वर्ड्स को क्लियर करना है, एक एक वर्ड्स को आपको समझना है और समझ करके फिर इसके ऊपर बात करनी है। अगला बेटा बात करते हैं, देखिए अगला जो वर्ड आपके पास आ गया, मैं कहता हूं कि अगर 90% बच्चों से आप बात करेंगे तो 90% बच्चों के पास एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम लोग जो है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या अंतर है। बेटा बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान से देखना और इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई फिक्स एसेट्स एक्वायर करना चाहते हैं और उसके ऊपर जो आपके खर्च हो रहा है दैट्स कॉल्ड बी एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंस में क्या होता है बेटा? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकरिंग बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। देखो क्या लिखता है, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। आप बिजनेस करते हैं बेटा, मान लो कि एक मिठाई की दुकान आप चलाते हैं, आप मिठाई की दुकान चलाते हैं तो मिठाई की दुकान में आप क्या करेंगे, जो आपके पास स्वीट्स हैं उसको आप क्या करेंगे, सेल और परचेज करेंगे। तो जो स्वीट्स है उसको सेल और परचेज करने से जो रेवेन्यू आता हो हम लोगों को दैट्स कॉल्ड ये एक्सपेंस। वहां क्या था, फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया, यहां पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं बिजनेस को, और बिजनेस को ऑपरेट जब करेंगे तो ऑपरेट करने से जो रेवेन्यू हम लोग को मिलेगा दैट्स कॉल्ड ये एक्सपेंस। ओके, आगे बात करते हैं बेटा। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपके सेकंड चैप्टर्स के हैं, बड़े ध्यान से एक एक वर्ड्स को समझते जाइए। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस सारे वर्ड्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बेसिक्स मीनिंग है। नाउ नेक्स्ट इज द इनकम, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए तीन वर्ड आपके पास है, इनकम, प्रॉफिट और गेन। जो लेमैन होगा, जिसको कॉमर्स की जानकारी नहीं होगी, वो क्या करेगा, उसको लगता है कि भैया तीनों वर्ड एक ही है। ठीक बेटा, तीनों वर्ड में अंतर है, बस स्लाइटली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जरा इसको देखें, इनकम क्या लिखता है कि इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, दैट्स ऑल। क्या लिखता है, ध्यान से देखिएगा, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। क्या मतलब हो गया, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। मान लो बेटा हमारे बिजनेस में 1000 का हमारे पास क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और हमारे पास रेवेन्यू कितने का हो गया, 2000 का रेवेन्यू हो गया। अब बैलेंस कितने का हुआ, 1000, दैट इज द इनकम। ध्यान से देखना जरा, दैट इज द इनकम। क्या कह रहा है, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। तो जो खर्च हमारे हुए 1000 का, रेवेन्यू कितना आया 2000, अब एक्सेस ऑफ अमाउंट कितना हमारा 1000, दैट्स कॉल्ड इनकम। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल है यहां पर, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। गुड्स कैलकुलेट, गुड्स का जो कॉस्टिंग है बेटा ये कितना है 50,000 का। चलिए मान लीजिए 50,000 का गुड्स है हमारा, और इसको सेल हमने कितना किया 70,000। हमने सेल कितने में किया 70,000। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी लगे, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर बेटा एक्सपेंस भी लगता है तो देन एक कॉस्ट इसका 50,000 है और 70,000 सेल है, तो एक्सेस ऑफ अमाउंट हमारे पास कितना आया 20,000। दैट्स कॉल्ड ये इनकम, दैट्स कॉल्ड ये इनकम। बातें समझ में आ रही है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे टर्म्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो एक तो हो गया इनकम। अब आइए प्रॉफिट। देख बेटा बड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, मैं बता दूं कि इनकम, प्रॉफिट और गेन में बड़ा छोटा छोटा डिफरेंस है, लेकिन लॉजिक को क्लियर तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। कुछ नहीं करना बेटा, देखो ध्यान से, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू। ध्यान से देखिए,
प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब हो गया? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो उस 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में ध्यान से लिखिएगा, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो हमारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस हुआ बेटा। मान लो टोटल एक्सपेंस हमारा कितने का हो गया, 1000 का टोटल एक्सपेंस हो गया, और टोटल रेवेन्यू हमारी कितने की आ गई, 2000 की टोटल रेवेन्यू हमारी आ गई। तो जो 1000 का बैलेंस हुआ दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। 1000 का जो बैलेंस हो क्या गया, प्रॉफिट। ध्यान से समझेंगे, एकदम एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। चलिए बेटा, प्रॉफिट को हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वन इज द ग्रॉस प्रॉफिट और सेकंड इज द नेट प्रॉफिट। इस दोनों को भी आगे बात करेंगे, एक ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। वन इज द ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड इज द नेट प्रॉफिट। जब बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम वहां पे 3 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वन इज द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज द बैलेंस शीट। इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन असाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और जब प्रिपेयर करेंगे हम लोग कौन सा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो हम लोग क्या देखेंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को देखेंगे। इसको आगे भी स्टडी करना है, लेकिन एक बेसिक तौर पे इसको आप छोटा सा एक समझ लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए जरा ध्यान से, डिफरेंस है किसका, डिफरेंस किसका है, सेल रेवेन्यू। हम कोई गुड्स को सेल करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू हमको मिलता है, और ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कॉस्ट है, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। देखिए जरा, नेट प्रॉफिट क्या है, जो आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। जब उसको आप माइनस कर देंगे तब क्या निकल जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही होगी। चल बेटा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग गेन की। देखो बेटा, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग, जब बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस का ऑपरेटिंग करते हैं तो उस समय आइडेंटिफाइड होता है। लेकिन कुछ लाभ ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं आपको पता नहीं होता और एकाएक मिल जाता है, वही है गेन। जरा ध्यान से देखिएगा, गेन क्या कहता है, लॉस इज द सॉरी गेन इज द मॉनेटरी बेनिफिट, गेन इज द मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। क्या मतलब हुआ, पता नहीं है आपको, आपको पता नहीं है, ठीक है। आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मार्केट में परिस्थिति बदल गई, कुछ ऐसा मार्केट में सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट जो था वो दुगुना तिगुना हो गया। आपको पता नहीं है ये कौन से नेचर के होते हैं, गेन इज ए प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। ये बार बार हमेशा ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी बिजनेस में। बिजनेस में कभी कभी ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि जो आपका प्रॉफिट है वो एक्सेस हो जाए, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति अगर बनती है दैट्स कॉल्ड गेन। आगे देखते हैं बेटा, लॉस, लॉस इज द एक्सपेंसेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू। देखिए क्या होता है लॉस में, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस। मान लीजिए टोटल रेवेन्यू बेटा हमारा कम हो गया और टोटल एक्सपेंस हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो टर्म है परचेज। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है बेटा, एकदम सिस्टमैटिक एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। लिखिए ध्यान से, क्या लिखता है, परचेज refers to the amount of goods bought by a business for resale or for use in the production। ध्यान से सुनिए, परचेज क्या है, हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या होगा, हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, हम उसको खरीदते हैं, दैट्स कॉल्ड बी परचेज, दैट्स कॉल्ड बी परचेज। कहता है ये चीजें प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टू होती है। ये जो परचेज बेटा होता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको ट्रेडिंग अकाउंट में के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। वो सब बाद में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो सब चीजों को। अभी बस इतना ही समझना है कि परचेज हमारा क्या है, एक जो गुड्स है जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं उस समय जो रॉ मटेरियल परचेज हमको करना होता है, दैट्स कॉल्ड परचेज। एक चीज और भी हो सकती है, एक किस केस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये होगा कि भाई गुड्स का तो मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, अब वहां से गुड्स को परचेज करके लाते हैं उसके ऊपर एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ऐड करके उसको मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जब मार्केट में उसको बेटा हम सेल करेंगे वो भी हमारा क्या हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को असाइन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद परचेज जो बेटा होता है हमारा, ये दो तरीके का होता है। वो एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो जो कैश, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, नंबर 1 इज द कैश परचेज and number 2 is the credit purchase. कैश परचेज दैट मींस जिसमें आपने कैश पे पेमेंट किया है, और क्रेडिट परचेज दैट मींस जो कि उधार में पेमेंट हुआ है, जिसका पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं है। एक और होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। दैट मींस क्या, जो सामान हमने खरीदा है उसमें कोई डिफेक्टिव अगर आइटम हो गया तब उसको क्या कीजिए, वापस लौटाइएगा। जो आप वापस लौट आते हैं दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले टर्म की बात करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से देखो, समझो इस बातों को, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके। चलिए अगला टर्म है सेल। आप इतनी सारी सारी बातें मैं जानता हूं, लेकिन जैसे ही आप अकाउंटिंग टर्म्स में आएंगे ना बाबू, तो अकाउंटिंग टर्म्स में सबके मीनिंग आपके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सबके मीनिंग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं सेल। देखिए सेल का क्या मतलब है। सेल से रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी बॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। क्या मतलब हुआ, सेल रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आप किसी सामान का निर्माण कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, सामान के निर्माण करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। दैट्स कॉल्ड ये सेल। सेल भी जो हमारा होता है बेटा, सेल भी जो हमारा होता है सही होता है। नंबर 1 इज द कैश सेल, नंबर 2 इज द क्रेडिट सेल, नंबर 3 इज द सेल रिटर्न। और इसी को, इस सेल रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। ध्यान से देखिएगा, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। चलिए अगले टर्म की बात करते हैं। अगला जो टर्म है बेटा वो है हमारा गुड्स। ध्यान से देखिएगा, गुड्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। क्या इजी गोइंग वर्ड है, इजी गोइंग वर्ड। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा गुड्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स क्या है, आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं बिजनेस का, उसमें जो प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट को बाजार में आपको सेल करना होता है, दैट्स कॉल्ड गुड्स। अगला टर्म है बेटा हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हैं तो उसका क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद प्रोडक्ट आपका आता जाता है। अब प्रोडक्ट जो आपके पास बन के तैयार होता है उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप संभाल करके रखते हैं। तो प्रोडक्ट को भी संभाल के रखने की का भी एक अपना अकाउंटिंग में तरीका होता है, एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी बोलते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएट भी करते हैं उसको। और स्टॉक को कैसे हम रखें, किस तरीके से रखें और उसको रिलीज कैसे करें, इन सब चीजों का भी अपनी एक अकाउंटिंग है, तो आगे जाकर के आप स्टडी करेंगे। तो मैं कहता हूं कि स्टॉक क्या है, स्टॉक और इन्वेंटरी refers to the goods held by the business for sale in the ordinary course of the business for consuming the products or goods or services for sale। जिसको आने वाले समय में आपको क्या करना है कि बेचना है, सेल करना है, उस गुड्स को जो आप संभाल के रखते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टॉक। बेटा स्टॉक में कुछ चीजें और भी आती है, मैं चाहता हूं आपको बता दूं, लेकिन ये सब चीजें आपको आगे जाकर के पढ़नी है। जब स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टॉक का जो टर्म आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला टर्म क्या आएगा,
ओपनिंग स्टॉक। जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ओपनिंग स्टॉक मतलब यहां एक लाइन देखिएगा, स्टॉक इन हैंड, बहुत कंफ्यूज नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट्स ऑल। स्टॉक इन हैंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू के ईयर के शुरू में जब क्या होता है हमारे पास, जो स्टॉक हमारे पास होता है स्टॉक इन हैंड, ये लाइन बेटा जो ध्यान में देखिएगा, स्टॉक इन हैंड। दूसरा अनसोल्ड स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लाइन जरूर देखिएगा, एंड ऑफ द ईयर। अगर बेटा एंड ऑफ द ईयर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, और अगर स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? अब इस और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। इन सब चीजों को भी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मैं अगर आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ स्टॉक, ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ स्टॉक। देख बेटा, टाइप्स ऑफ स्टॉक में पहला जो आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा आता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तीसरा आता है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और तीसरा आता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए पहला क्या हो गया बेटा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, और तीसरा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलिए बात करते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या मतलब था, गुड्स लेग अनप्रोसेस्ड विद द फॉर्म, प्रोडक्ट आप मंगवाए, रॉ मटेरियल आपने मंगवाया, रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज नहीं किया गया, दैट्स कॉल्ड बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज द स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट आधे अधूरे बने हुए हैं, अभी वो पूरा कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुआ है, कहने का मतलब कि ऑन व्हिच फर्दर प्रोसेसिंग इज येट टू बी डन, फर्दर प्रोसेसिंग इज येट टू बी डन, दैट्स कॉल्ड बी स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड। एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट बेटा तैयार है, अब उसको सेल करने के लिए आप रेडी कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और टर्म्स बात करते हैं। अगला जो टर्म है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगला टर्म है डेटर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चा डेबिट क्रेडिट करता है कॉमर्स में, उसको समझ में आना चाहिए डेटर क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, डेटर इज ए पर्सन और ए फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रिटर्न ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने डेटर्स का क्या मतलब है, हमने सर्विसेज या गुड्स को सेल किया, लेकिन वो पैसे अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए, वो पैसे हमें अभी तक रिसीव नहीं हुए, दैट्स कॉल्ड बी डेटर। डेटर हमारा बेटा एसेट्स होता है, डेटर क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है, और इसको हम लोग कहां पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट्स है। नाउ लेट्स सी द क्रेडिटर, ध्यान से देखेंगे, क्रेडिटर इज ए पर्सन और ए फर्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज हैव बीन टेकन ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर्स में क्या किया बेटा, हमने उससे गुड्स परचेज किया, ठीक है, और वो भी क्रेडिट पे, उधार, पैसे नहीं मिले उसको, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बी क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या करते हैं, दिखलाते हैं। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, एक और टर्म देखते हैं, वाउचर। वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक चैप्टर है बेटा आपके बुक में जिसपे मैं प्रोजेक्ट बच्चों से करवाता हूँ, और मैं कहता हूँ बेटा इसको बनाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे चेक बुक क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, और ये सारी चीज एविडेंस होती है। जब आप बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले जब कोई कस्टमर का आपके साथ रिलेशन डेवलप होता है तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है यही होता है कि आप उसको कैसे डेवलप करते हैं, और वो पेपर के अकॉर्डिंग जो ही अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अगर कोई ऑडिटर आपके बिजनेस में आता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपके बिजनेस को ऑडिट करता है बेटा, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान से बात समझना पड़ता है कि जो
आपके पास जो आपने अकाउंटिंग मेंटेन किया है उसका एक प्रूफ होना चाहिए, उसका एक एविडेंस होना चाहिए। जब तक वो प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तब तक वो बिजनेस आपका प्रॉपर तरीके से रन, तो जो अकाउंटिंग है उसको आपको एज ए प्रूफ नहीं मिलेगा। तो कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट आपको एज ए प्रूफ की तरह काम करता है। फॉर द एग्जांपल्स कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और बेटा ये सारी चीजें हमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है और उसको पूरा डायग्राम बनाना है, हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो बेटा आज मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको 11th क्लास के मैंने क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और बातें अगर समझ में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जहां भी आपको दिक्कत हुई होगी वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कहीं से भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए स्टडी करने में। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ किसी तरह की परेशानी आपको नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे।